प्लेटो मूल रूप से एक दार्शनिक हैं और दार्शनिक होने के कारण वो सत्य को प्राप्त करने के आकांक्षी हैं। यही कारण है कि उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की जो कि सत्य पर और विवेक पर आधारित है। इस आदर्श राज्य की बागडोर विवेकशील शासक के हाथ में है। यहाँ आदर्श राज्य का पूर्ण विवरण जानने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि इस आदर्श राज्य का जो गठन है या इसका जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है। इस संदर्भ में प्लेटो ने कुछ मूलभूत बातें बताई हैं और सबसे पहली बात ये बताई है कि राज्य व्यक्ति का ही बृहत्तर रूप है। और यहाँ पे राज्य को व्यक्ति का बृहत्तर रूप बताते हुए उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं और ये तीनों गुण होते हैं क्षुधा, साहस और विवेक। और इन तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व आदर्श राज्य में अलग अलग वर्ग करते हैं। ये अलग अलग वर्ग हैं उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। यहाँ आदर्श राज्य के निर्माण की प्रक्रिया को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसकी उत्पत्ति के चरणों को सबसे पहले फर्स्ट स्टेज आदर्श राज्य के निर्माण की जो आती है उसके अंदर प्लेटो ने कहा कि सबसे पहले मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। और इन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस गुण की आवश्यकता होती है वो है तृष्णाएं, इच्छाएं या जिसे क्षुधा भी कहा जाता है। और ये जिस वर्ग में सर्वाधिक पाई जाती हैं वो उत्पादक वर्ग हैं। यानी जब राज्य का प्रथम चरण आता है, जब किसी राज्य का निर्माण होता है या जब वो उत्पन्न होता है तो सबसे पहले उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और दूसरे चरण में जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी की बात आती है, सुरक्षा की, क्योंकि जब आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो गई तो उसके पश्चात जो भी हमने अर्जित किया है उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब सुरक्षा की बात आई तो ऐसे व्यक्तियों सामने आए जिनमें साहस की अधिकता हो, तो हमारा सैनिक वर्ग सामने आया। आदर्श राज्य का दूसरा वर्ग इस तरह से अस्तित्व में आया। इसके बाद जब सुरक्षा भी हो गई तो इसके बाद सद्जीवन की आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसा जीवन हो जो विवेकशील हो, जहाँ हम अन्य प्रकार की उन्नति और प्रगति कर सकें। तो उसके लिए विवेक की आवश्यकता हुई और इस वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग सामने आया वो शासक वर्ग सामने आया। तो इस तरह से इन 3 वर्गों से मिलकर के आदर्श राज्य की उत्पत्ति हुई। पहला उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा शासक वर्ग। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ न्याय है। न्याय का मतलब है प्रत्येक वर्ग अपने गुणों के अनुसार अपने अपने कार्य को करे और अपने कार्य में निपुणता हासिल करे तथा किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। यहाँ प्लेटो न्याय का वो मतलब नहीं लेते जो कि आमतौर पर हम आज की आधुनिक परिभाषा में देखते हैं। यहाँ न्याय का मतलब है कि जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है उसके अनुरूप उसको कार्य मिले, वो उस कार्य में निपुणता हासिल करे और किसी अन्य के कार्यों में वो हस्तक्षेप ना करे। आदर्श राज्य
का जो मूल आधार है वो यही न्याय की भावना है। प्लेटो के समय यूनान में जो भी राज्य प्रचलित थे, चाहे वो एथेंस का हो, चाहे वो स्पार्टा का हो, उनमें बहुत सी विकृतियां आ गई थीं और इन विकृतियों को देखते हुए और इनको दूर करने के लिए ही प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो इसमें उन्होंने इस न्याय को आधार स्तंभ के रूप में देखा। आगे हम बात करते हैं कि इस न्याय की स्थापना किस तरीके से आदर्श राज्य में हो सकती है। तो इसके उन्होंने दो साधन बताए, एक शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद। शिक्षा व्यक्ति में गुणों का विकास करेगी और शासक वर्ग में मूल रूप से विवेक के गुण को विकसित करेगी तथा उसको इस तरीके से प्रशिक्षित करेगी कि जो शासक है वो पूर्ण शिक्षा संपन्न होकर आदर्श राज्य का संचालन कर सके। और एक और चीज़ प्लेटो ने ध्यान रखी है कि इतने विवेकशील शासक भी कहीं अपने पद से भ्रमित ना हो जाएं, इसके लिए उन्होंने शासक को परिवार और संपत्ति इन दोनों से वंचित किया है, यानी ये दोनों चीज़ें शासक वर्ग को नहीं दी हैं और उनकी ये व्यवस्था साम्यवाद की व्यवस्था कहलाती है। ये दोनों वो तरीके हैं जिनसे कि आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है या होगी। इसके बाद आदर्श राज्य में हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ कानूनों का कोई स्थान नहीं है। प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था इसीलिए की है कि एक दार्शनिक शासक तैयार किया जा सके और वो दार्शनिक शासक किसी भी तरीके से कानूनों से बंधा हुआ नहीं है। प्लेटो विवेक के शासन में विश्वास करते हैं, ना कि कानून के शासन में। यानी जो शासक तैयार किया गया है बहुत ही ज्ञानी है, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उसे ठीक उसी तरीके से नहीं बांधा जा सकता जिस तरीके से जब कोई डॉक्टर दवाई लिखता है तो उस समय वो किताबों में देखकर दवाई नहीं लिखता, बल्कि वो अपने विवेक के आधार पर उस समय कार्य करता है कि किस मरीज को कौन सी दवाई देनी है। ठीक यही बात आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक पर लागू होती है। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस तरीके का जो आदर्श राज्य प्लेटो स्थापित करना चाहते हैं उसकी बहुत अधिक आलोचना भी होती है और आलोचना का मुख्य कारण ये है कि वो बहुत अधिक काल्पनिक है और काल्पनिक होने के कारण उसको लागू कर पाना, क्योंकि एक तो विवेक के आधार पर वैसा शासक तैयार करना और फिर उसके पश्चात उसको संपत्ति और परिवार से वंचित वो हो सके, उसकी ऐसी मनस्थिति हो, तो ये सब वास्तविकता में और व्यवहार में संभव नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य है उसमें स्वाभाविक रूप से संपत्ति के प्रति आकर्षण होता है, परिवार के प्रति भी आकर्षण होता है। तो इसलिए इसको व्यवहार में लागू कर पाना अत्यंत कठिन है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी कुछ मूलभूत जो मान्यताएं हैं उनकी भी आलोचना होती है। जैसे एक मूलभूत मान्यता इसकी ये है कि व्यक्ति और राज्य इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, व्यक्ति का ही बृहत्तर रूप है राज्य। तो यहाँ पे प्लेटो व्यक्ति और राज्य को इतना ज़्यादा एकाकार कर देते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो एक प्रकार से समाप्त सा हो जाता है और
जो सब कुछ दिखाई देता है वो केवल राज्य ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे प्लेटो पर आरोप भी लगता है कि वो सर्वाधिकारवादी राज्य के समर्थक हैं, यानी सर्वाधिकारवादी राज्य यानी तानाशाही और निरंकुश तंत्र के। तो यहाँ पे ज्ञान की निरंकुशता, प्रबुद्धता की निरंकुशता, ये आरोप प्लेटो के आदर्श राज्य पर लगे हैं। व्यक्ति जो है उसका महत्व यहाँ कम हो जाता है, या कम क्या कहेंगे, बिल्कुल नगण्य हो जाता है। जो कुछ भी है वो दार्शनिक शासक है, क्योंकि उस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। कानूनों की चीज़ें उसको जकड़ नहीं सकती हैं। और प्लेटो के आदर्श राज्यों में कानून का कोई स्थान है ही नहीं, जो कि रिपब्लिक में उन्होंने जिस आदर्श राज्य की रचना प्रस्तुत की है उसके अंदर कानूनों का निषेध किया गया है। तो ऐसे शासक के बारे में जब उन्होंने बात की तो यहाँ पे ये आशंकाएं उठती हैं कि यहाँ पे निरंकुशतावाद पनप सकता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो विकास है वो तो कुंठित हो ही जाता है, क्योंकि व्यक्ति को बहुत अधिक स्वतंत्रता यहाँ नहीं है। उसको एक निर्धारित गुण है जिसका विकास करना है। जो उत्पादक वर्ग है, प्लेटो ने उसको शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। और शासक और सैनिक वर्ग को भी जब उन्होंने परिवार और संपत्ति से वंचित किया है तो वहाँ भी मनोविज्ञान का ध्यान नहीं रखा है। तो ये सब आलोचनाएं प्लेटो के आदर्श राज्य की जाती हैं। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्लेटो एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो कि सत्य पर आधारित हो, विवेकशील हो, संस्कारवान व्यवस्था हो और जिसके अंदर वो सब विकृतियां ना हो जो कि हमारी इच्छाओं के कारण उत्पन्न हो जाती है, लोभ की, लालच की, दूसरों की छीना झपटी करने की। ये सब चीज़ें उस आदर्श राज्य में ना हो, इसलिए उन्होंने एक ऐसी रचना प्रस्तुत की है। अब आदर्श तो आदर्श होता है, ये हमारी मनोवैज्ञानिक या मानव की कमजोरियां हैं कि हम उस आदर्श को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा करते समय भी यदि कुछ कदम हम उस तरफ बढ़ा सकें तो उसमें कुछ हम हासिल कर पाएंगे। और आर्थिक शक्ति को इस आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति से अलग रखा गया है। आर्थिक शक्ति उत्पादक वर्ग को दी गई है और राजनीतिक शक्ति शासक और सैनिक वर्ग को दी गई है। तो यहाँ पे शक्तियों को भी इकट्ठा नहीं किया गया, अलग अलग रखा गया है। कुछ मूलभूत सत्य आदर्श राज्य के अंदर विद्यमान हैं और हम पूर्ण रूप से तो उसको आज तक लागू नहीं कर पाए हैं। प्लेटो ने भी प्रयास किया था एक दार्शनिक शासक बनाने का और आदर्श राज्य को क्रियान्वित करने का, लेकिन प्लेटो भी उसमें सफल नहीं हो पाए थे। यहाँ आदर्श राज्य का जो मूलभूत सार है वो ये कि एक ऐसी व्यवस्था हो कि या तो दार्शनिक ही राजा बन जाए या राजा दार्शनिक बन जाए। तो यदि हमारे राजा लोग थोड़ा दार्शनिक की तरह यदि सोचने लगें तो वो निश्चित रूप से जनता का कल्याण कर पाएंगे और जनहित में उनकी बहुत अच्छी सोच होगी और चिंतन बन सकेगा। तो ये बात हम प्लेटो के आदर्श राज्य से सीख सकते हैं। हालांकि उसको फिर से हम ये कहेंगे कि पूरी तरीके से व्यवहार में लागू कर पाना संभव नहीं है, लेकिन जनहित की दृष्टि से यदि राजा विचार करे और जो हमारे शासक वर्ग हैं वो ज्ञानी हो, विवेकशील होना ही चाहिए, उनको शिक्षित और संस्कारवान, इस तरीके की बातें जो प्लेटो ने कही हैं वो आज भी अपना महत्व रखती हैं और इसके लिए हमें रिपब्लिक से बहुत अधिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है।